25 फेब्रुवारी 2025 रोजी पण मी हाच मुद्दा उपस्थित केलेला. मी पुन्हा एकदा MERC समोर हा विषय मांडू इच्छितो की 2016 नोव्हेंबर पासून MSCDCL या कंपनीने सर्वसाधारण म्हणजे रिटेल ग्राहकांकडून व्हीलिंग चार्जेस घ्यायला सुरुवात केली. MSCDCLचं असं म्हणणं आहे की MERC हैज गिवन अप्रूवल टू MSCDCL टू कलेक्ट व्हीलिंग चार्जेस फ्रॉम रिटेल कंज्यूमर. 2016 से ये कंपनी हर ग्राहक से वसूल कर रही है और ये अगर मैं हर ग्राहक का एवरेज दिन का 10 रुपए का कलेक्शन पकड़ूं तो MSCDCL का ये डेली कलेक्शन है अबाउट 30 to 35,000. 3.5 करोड़ रिटेल कंज्यूमर्स थे. रोज की अगर मैं एवरेज 10 रुपए भी कलेक्शन पकड़ता हूँ का 35 से 40 करोड़ का कलेक्शन है अंडर व्हीलिंग चार्जेस. इसका अगर हम मंथली कलेक्शन पकड़ेंगे तो 900,000 करोड़ तक जाता है और एनुअली इट इज 10,000 करोड़ प्लस. और इतना बड़ा रेवेन्यू वो उनके रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं दिखाते. उसी से ये जाहिर होता है कि ये इंटेंशनली किया हुआ फ्रॉड है. हाय नमस्कार, मैं हूं अमोल. मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आप सभी का स्वागत है. देखिए दोस्तों, हर महीने हमें आता है लाइट बिल. क्या आपने इस लाइट बिल के चार्जेस कभी चेक किए? अगर नहीं किए तो चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं घोटाले और उन पे आरोप किए जा रहे हैं. क्या है आरोप, क्या है ये चीज़ जहाँ पे हम लोग चार्जेस भरते जा रहे हैं हर महीना, बट इसके बारे में हमें पता नहीं. इसी पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है जिन्होंने हाई कोर्ट से जवाब मांगा है, जिनका नाम है मंदार भट्ट सर. मंदार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में. धन्यवाद, नमस्कार. सर, मैं जानना चाहता हूँ कि वैसे तो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं हर चीज़ें जो हमें बिल के स्वरूप में दी जाती है. गवर्नमेंट से कुछ भी चीज़ आती है तो हम देखते नहीं है. आपने एक सही एक मार्क किया है. मुझे लगता है इसके बाद महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग इस पे ज़रूर जानकारी लेना चाहेंगे. एग्जैक्टली व्हीलिंग चार्जेस क्या होते हैं? क्या हमें आप सविस्तर बता पाओगे क्या हो रहा है ये, और क्या ये चार्जेस है? क्या सच में महाराष्ट्र में ये घोटाला हो रहा है? जरूर जरूर. अच्छा, हम सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं हर महीने के. नॉर्मली हम लोग कोई बिल क्या है, उसमें क्या क्या आकार लगाए हुए, ये देखते नहीं है. मैं भी पहले नहीं देखता था. कोइंसिडेंटली कोविड के पीरियड में जब भी लोगों को बहुत बड़े बड़े बिल आने लगे, तभी मेरा ध्यान इस चीज़ पे गया और मैंने इस पे स्टडी की. फिर अगले 6-8 महीने में, साल भर मैंने इसमें पढ़ाई की. तो तभी हमने MSCDCL को पूछा था कि लाइट बिल में जो व्हीलिंग चार्जेस आ रहे हैं, वहन आकार, इसका हमें मतलब बताइए. तो पूरे महाराष्ट्र में ये ऐसा मानना है और ये डेफिनेशन जो हम लोग कहते हैं प्रचलित डेफिनेशन है, वो ऐसे है कि बिजली एक जगह पर बनती है और वो व्हील करके लोकल डिस्कॉम आपके घर तक लाती है, तो उसको व्हीलिंग करके कहते हैं. और MSCDCL का ऐसे कहना है कि ये बिजली हम आपके घर तक पहुंचाते हैं, उसके लिए हम लोग ये व्हीलिंग चार्जेस लेते हैं और इसकी मंजूरी हमें स्टेट आयोग ने दी है. सो MERC ने इसका अप्रूवल दिया है, ऐसे MSCDCL का क्लेम था. तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की MSCDCL को लिखने के लिए कि ये बेसिकली ये डेफिनेशन जो आप बता रहे हैं ये गलत है. व्हीलिंग का डेफिनेशन अगर आपको जानना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा. तो एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, व्हीलिंग का मतलब वो होता है कि किसी एक ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सिस्टम अगर कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल करता है तो उसे उसकी इलेक्ट्रिसिटी व्हील करने के लिए वहन आकार देना मैंडेटरी होता है. ओके, बट रिटेल ग्राहक जो डायरेक्ट अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से बिजली लेते हैं, उनको वहन आकार लगने की कोई प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में नहीं है. तो 2020-21 से मेरी ये लड़ाई शुरू है MSCDCL के साथ. फिर मैंने करस्पॉन्डेंस शुरू किया MERC के साथ कि कोई भी ऑर्डर में आपने ऐसे अप्रूव नहीं किए हुए हैं तो MSCDCL ये गलत तरीके से व्हीलिंग चार्जेस ले रहे हैं. बट पिछले 4-5 साल से MERC से भी कोई फेवरेबल जवाब नहीं आ रहा था. तो फॉर्चुनेटली अभी पिछले 2 साल पब्लिक हियरिंग में मैं अपीयर हुआ था और वहां पर हमने ये मुद्दा उठाया है कि रिटेल ग्राहकों को व्हीलिंग चार्जेस लगाने का कोई प्राविधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में नहीं है, तो ये इमीडिएटली एबॉलिश किया जाए और पिछले 8-10 साल से जितना भी कलेक्शन किया है वो सभी ग्राहकों को रिटर्न मिला देना चाहिए कंपनी ने. आपके हिसाब से, आप पिछले 4-5 साल से आप इसके पीछे लगे हो, आपको कोई भी याचिका या उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है. अब क्या लगता है आपको, क्या अब तक, मतलब 2005 से भी या उससे पहले भी, क्या लगता है महावितरण को, हम जो महाराष्ट्रियन जो जनता है वो बिल भरते जा रही है, क्या इसमें सच में फ्रॉड दिखता है? आप क्या आपको जरूर फ्रॉड लगता है दिखता है कि कि हाँ,
जरूर जरूर, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर सही में एमईआरसी ने महाडिस्कॉम को यानी एमएससीडीसीएल को ये अप्रूवल दिया होता, तो फिर ये जरूरी था कि उन्होंने वो रेवेन्यू स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए था। हमने उनके पिछले 10 साल के ऑडिट रिपोर्ट्स भी पढ़े हैं। उसमें से हमें ये दिखा है कि अर्लियर यानी टिल 2016 तक एमएससीडीसीएल ये कंपनी उनके रेवेन्यू स्टेटमेंट में सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका फिगर अलग से दिखाते थे और व्हीलिंग चार्जेस कलेक्शन अलग से दिखाते थे। बट सडनली 2017 से उन्होंने व्हीलिंग कलेक्शन कितना किया ये उनके ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना बंद किया है। तो वही एक रीजन है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इंटेंशनली किया हुआ फ्रॉड है और ये महाराष्ट्र की जनता की लूट है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पूरे नेशन के लिए एक ही है, हर स्टेट के लिए अलग एक्ट नहीं है। और ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि महाराष्ट्र छोड़ के भारत के किसी भी स्टेट में रिटेल ग्राहकों से बिलिंग चार्जेस नहीं वसूले किए जा सकते, नहीं वसूल किए जा रहे हैं। देखिए ग्राहक भी अभी किसी को बिल, हमने तो बीच में ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखी, लोगों को बिल बहुत आ जाते हैं, फिर वो महावितरण की मिस्टेक होती है, कई बार रेटिंग गलत हो जाती है, तो लोग वहाँ पे झगड़ा करते हैं और अपना बिल जो है वो कम करवाने की कोशिश करते हैं। कई बार उनको इंसाफ मिलता है और कई बार उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे 53 जो, अभी मेरे पास एक बिल है सर, इसमें मैं देख रहा हूँ अलग अलग चार्जेस लगाए हैं। जो चार्ज का चार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, उसके नीचे व्हीलिंग चार्जेस है और 3-4 चार्जेस उन्होंने दिए हुए हैं। ये व्हीलिंग चार्जेस पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता और जहाँ पे हमारे बिल का रीडिंग बढ़ता है तब हमारा ध्यान जाता है और हमारी जो जनता है वो महावितरण के पास जाती है कि हमें इस महीने का बिल जो है वो काफी आया है, कैसे आया है, तब जवाब मांगा जाता है। क्या लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो क्या भर रहे हैं और क्या ये सच में नजरअंदाज करने जैसी चीज थी? क्या लगता है इसमें लोगों की भी गलती उतनी है? जरूर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आजकल बम्बई की लाइफस्टाइल ऐसे है या महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है कि लोगों का जीवन ही इतना टफ हो चुका है कि उनको ये छोटी मोटी चीजें देखने में वक्त ही नहीं मिलता। अभी प्रैक्टिकली मैं अगर बताऊं तो ये मेरे हिसाब से ये घोटाला जो है ये 2016 से शुरू है, लेकिन ये बात मुझे भी जब नजर आई तभी 2020 आ चुका था, तो मुझे भी 4 साल के बाद ये पता चला। हम यूजुअली नॉर्मली कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा महीने का देखते नहीं है। यूजुअली तो अभी बहुत सारे लोगों के तो ऑटो मैंडेट्स चलते हैं, जो भी बिल आता है बैंक से डायरेक्ट डेबिट हो जाता है। तो हम कभी ये कष्ट उठाते नहीं कि हमारा बिलिंग यानी बिल क्या आया है। तो आपने जैसे अभी पढ़ा कि वो बिलिंग में आपको 4-5 कंपोनेंट दिखे। मैं आपको इसका इफेक्ट बताता हूँ कि फिक्स चार्जेस है, ये सालों से चलते आ रहे हैं। जो एमएससीडीसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ये बेसिक कॉस्ट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट करके हर कंज्यूमर कैटेगरी के हिसाब से उनके फिक्स चार्जेस चेंज होते हैं। जैसे आज हम रिटेल कंज्यूमर यानी घरगुती ग्राहक की बात करें तो उनको 100-125 रुपया आता होगा फिक्स बिल। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट ये कंज्यूमर कैटेगरी के हिसाब से फिक्स जो आकार है वो चेंज होता है। उसके बाद में दूसरा होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, यानी उससे एक्चुअल हम लोग जितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उस पर बिल लगता है। और तीसरा ये जो आकार है ना, वहन आकार, जिसे इंग्लिश में व्हीलिंग चार्जेस कहते हैं, ये सिर्फ ओपन एक्सेस कैटेगरी को ही लगना चाहिए, जो 2016 से ये कंपनी हर ग्राहक से वसूल कर रही है। और ये अगर मैं हर ग्राहक का एवरेज दिन का 10 रुपए का कलेक्शन पकड़ू तो एमएससीडीसीएल का ये डेली कलेक्शन है अबाउट 30 to 35,000, कंसिडरिंग 3.5 करोड़ से ज्यादा उनके ग्राहक है। एमएससीडीसीएल ये कंपनी पूरे विश्व में सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करके जानी जाती है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इतना बड़ा क्लाइंट बेस नहीं है। तो 3.5 करोड़ रिटेल कंज्यूमर्स से रोज के अगर मैं एवरेज 10 रुपए भी कलेक्शन पकड़ता हूं तो दिन का 35 से 40 करोड़ का कलेक्शन है अंडर व्हीलिंग चार्जेस, जिसका अगर हम मंथली कलेक्शन पकड़ेंगे तो 900,000 करोड़ तक जाता है और एनुअली इट इज 10,000 करोड़ प्लस। और इतना बड़ा रेवेन्यू वो उनके रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं दिखाते। उसी से ये जाहिर होता है कि ये इंटेंशनली किया हुआ फ्रॉड है। अब क्या चाह रहे हो, मतलब सच में लग रहा है आपको कि इसमें इन्वेस्टिगेट होगा और इसमें इंसाफ मिल सकता है? जो जनता है उनका पैसा उन्हें वापस हो सकता है अगर इसमें कुछ कोर्ट या फिर हमारे जो संविधान के हिसाब से चले? क्या सच में इससे छुटकारा मिल सकती है? देखिए, मेरा कहना तो यह है कि अगर हम रिफंड की बात करें तो पिछले 10 साल में जितना पैसा कलेक्ट किया गया है वो रिफंड अगर देने जाएगी तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। इतना पैसा ही कंपनी के पास नहीं है।
ठीक है, बट बात ये है कि ये गलत तरीके से वसूल किए गए हैं, और दूसरी बात ये है कि इसका कहीं पे ऑडिट नहीं है। अभी पिछले 4 साल से मैंने ये एस्केलेशन जितने भी पावर मिनिस्टर होके गए महाराष्ट्र में सबको जाके इसका करस्पॉन्डेंस किया है। मैंने इसके सारे करस्पॉन्डेंस ईडी में भी किए हैं, मैंने इसकी एस्केलेशन सीईआरसी में भी की है, क्योंकि एमईआरसी जब मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा था तो मैंने दिल्ली में सीईआरसी को अप्रोच किया। सीईआरसी ये संस्था ऐसी है जो पूरे भारत में जितने भी स्टेट स्टेट कमीशन होते हैं उनको कंट्रोल करने वाली संस्था है। बट वो एक ही संस्था ऐसी है जिन्होंने मुझे राइटिंग में जवाब दिया था कि, लेकिन उन्होंने अपना बदन निकाल लिया इसमें से। उन्होंने ऐसे कहा कि ये हमारे परव्यू के बाहर है, तो उन्होंने भी मुझे एंटरटेन नहीं किया। आखिर जब भी एमएससीडीसीएल मुझे फेवरेबल रिस्पांस नहीं दे रही है, एमईआरसी ने मुझे नहीं रिस्पांस दिया, तब जाके 2020-21 में मैंने हाई कोर्ट में इसमें रिट पिटिशन फाइल किया है। एंड सरप्राइजिंगली 2021 में जस्टिस काथावाला थे, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट करना जरूरी है। आज 5 साल होके गए, स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे आज तक हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट सबमिट नहीं किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये हाई कोर्ट का अवमान भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द उनका एफिडेविट सबमिट करना चाहिए। अगर मेरा कहना गलत है तो दे कैन प्रूव मी रॉन्ग इन हाई कोर्ट, क्योंकि ये Yes, sir. दावा मैं कहीं सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने बाकायदा हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि उन्होंने उनका रिप्लाई देना चाहिए। देखिए, आपने इस चीज का खुलासा किया है, यहाँ तक हम भी इसको नजरअंदाज करते आए हैं, हमने देखा नहीं, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है कि जो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं ये जरूर देखेंगे लाइट बिल में बिलिंग चार्जेस क्या होते हैं। इस पे सोच विचार करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पे नहीं कहा जाता, नई बातें होती है। मंदार भट्ट सर, इन्होंने एक स्टेप ली है। मुझे लगता है कि इंसाफ मांग रहे वो, और इस इंसाफ को न्याय मिले, यही आशा है। मंदार सर, हमें वक्त देने के लिए और ये इंफॉर्मेशन बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। मैं यही समझता हूँ कि आज तक 4-5 साल से ये लड़ाई मैं अकेला लड़ रहा था, बट जो पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक वीडियो जो मेरे एमईआरसी को पब्लिक हियरिंग में मैंने जो सबमिशन किया था उसका वीडियो वायरल हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं अकेला बहुत ज़्यादा नहीं लड़ सकता, फिर भी मैं मेरी पूरी ताकत लगा के पिछले 4 साल से महाराष्ट्र की जनता के लिए लड़ रहा हूँ। तो अभी अपेक्षा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फाइट में इन्वॉल्व हो जाए। एंड उन्होंने गवर्नमेंट को ये सवाल पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है। आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे एक भी प्रश्न को उत्तर नहीं दिया हुआ है। सभी लोग मुझे टाल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अभी आप जैसे लोग ये उछालेंगे अगर सब्जेक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा और इसके ऊपर फेवरेबल जस्टिस महाराष्ट्र के लोगों को जस्टिस देना पड़ेगा। तो थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। क्या लगता है आपको, इन्होंने लिए हुए मुद्दे को सच में इंसाफ मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लाइट बिल भरना हमारी जिम्मेदारी है ही, बट साथ ही में उस लाइट बिल में आने वाले चार्जेस या कोई भी चार्जेस आप जरूर एक बार उस पर देखिए, गौर कीजिए और जरूर सोचिए। देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।